सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये गलती से यहाँ शुक्ला लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल आएगा। उनका निबंध है कविता क्या, उसके मुख्यांश लेकर आपके साथ बहुत ही मुख्य बिंदु में यहाँ पर आपकी चर्चा करूँगी कि आपके नेट की परीक्षा में और एमए की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए कविता क्या है प्रमुख तथ्य लेकर के चिंतामणि भाग 1 से ये लिया गया है, निबंध है ये। और 46 पृष्ठों की इसकी एक लंबी सैद्धांतिक निबंध हम इसको कह सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई है 1939 में, ये लिखा संग्रहित हुआ चिंतामणि में, और निबंध जो है 1909 में सरस्वती पत्रिका में पहले से प्रकाशित हो चुका है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि शुक्ल जी का ये चिंतन के विभिन्न पक्ष इसमें शामिल हुए हैं कि कविता क्या है। 14 मुख्य चिंतन के विषय हैं। कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता की सृष्टि और प्रचार, मार्मिक पक्ष, काव्य और व्यवहार। इसी प्रकार से मनुष्य की उच्च भूमि, भावना और कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार और कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता, ये सारे कविता के चारों तरफ ये घूमती हुई नजर आती हैं। अब कर लेते हैं बात एक एक बिंदु के ऊपर। कविता क्या है, इस शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने जीवन और जगत के विषय में बताया है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों और व्यापार के लिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापार के साथ कहीं न कहीं मिलता है, कहीं लड़ता हुआ और अंत में चला चलता है। उसी को जीना कहते हैं, इसी के नाम को जगत कहा जाता है। कविता की परिभाषा देते हुए वह कहते हैं कि जिस प्रकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं और बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष इसको मानते हैं। शुक्ल जी ने आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा है और भाव योग को कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष माना है। शुक्ल जी ने मनुष्य के हृदय में बताया है अनेक भाव होते हैं जिससे संसार के अन्य मनुष्य के भाव और विचारों के साथ तन्मयता स्थापित होती है। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य जाति के वे भाव जो मनुष्य कविता के रूप में मूल रूप से और व्यापार हैं, इनका संबंध जीवन से आरंभ होता है। प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन, जैसे वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, चट्टान, लता, झाड़, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि सहचर रूप में साथ चलते रहते हैं। अगला जो विषय है सभ्यता और आवरण में उन्होंने मुख्य रूप से बताया है कि कुछ भावों के विषय में अमूर्त तक होने लगते हैं, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। उन्होंने बताया है कि इस प्रक्रिया में बुद्धि का प्रयोग भी बढ़ता जाता है, जैसे क्रोध, घृणा, भय, शोक, रति इत्यादि भाव स्पष्ट होकर के हमारे सामने आते हैं। फिर कविता और सृष्टि का प्रसार की अगर बात करें तो शुक्ल जी की काव्य दृष्टि तो कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, तो कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर, कहीं समस्त चराचर की ओर। संसार के अधिकतर कविता नर क्षेत्र के भीतर ही रहती है, यानी कविता का जो स्थान है वो बहुत ही व्यापक है और वो मनुष्य के हृदय के ऊपर ही आधारित होता है, उस पर ही निर्भर होता है कि वो बाह्य रूप से या मनुष्य के अंत प्रकृति से सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाता है।
मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की ओर जो प्रधानता मेघदूत से मिलती है वह संस्कृत के किसी अन्य काव्य में नहीं मिलती। इसका जिक्र भी यहाँ पर शुक्ल जी ने किया है। बुद्धि और ज्ञान की वृत्तियों के समन्वय के बिना मनुष्य की साधना पूरी नहीं हो सकती, ये उन्होंने बताया है। और संपूर्ण सत्ताएं एक परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक परम भाव के रूप में अंतभूत होता है। मार्मिक तथ्य में उन्होंने पेड़ पौधे लता गुलम इत्यादि के तथ्यों को भावों में के रूप में व्यंजना देते हुए मार्मिक तथा गूढ़ अर्थ उसके बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप व्यापार और परिस्थितियां अपने मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करती है। काव्य और व्यवहार में उन्होंने बताया कि मनुष्य के कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति ही कविता है। बुद्धि के व्यापार में कर्म का अनुष्ठान देखा जा सकता है। कर्म के बिना बुद्धि और विवेक धरा का धरा रह जाता है। शुद्ध ज्ञान और विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती, तो कर्म प्रवृत्ति के लिए मनुष्य में कुछ आवेग भी आना आवश्यक होता है। अकर्मण्यता सभी बुद्धि स्वार्थ और मनुष्य के जीवन का विनाश कर देती है। मनुष्यता की उच्च भूमि के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात की है कि उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार करने की भी ज़रूरत है। जिस प्रकार हम ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, लिखी लिखाई बातों को बोल रहे हैं, उसी प्रकार से अधिक भाव का प्रचार करने की भी ज़रूरत है। मनुष्यों का प्रेम जो है वो पशुओं के प्रेम और अपने जोड़े बच्चे और खिलौनों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। क्रोध अपने सताने वालों पर मनुष्य के हृदय में प्रेम का फलक जो है विस्तृत हो जाना चाहिए। कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो अपने बच्चों अपने इर्द गिर्द की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जो प्रेम है वो विस्तृत हो जाना चाहिए। भावना और कल्पना में उन्होंने बताया है कि उपासना और भाव योग का एक अंग माना है, कि उपासना भाव योग का एक तरीका है। इससे ईश्वर के प्रति जो समीप्य है वो अनुभव किया जाता है। उपासना यानी प्रार्थना। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल लोग इसे कल्पना कहना शुरू कर दिया है, और धर्म के क्षेत्र में लोग इसको उपासना या प्रार्थना कहते हैं। कल्पना के उन्होंने दो भाग बताए हैं, विधायक और ग्राह्य यानी अनिवार्य और ग्राहक कल्पना। विधायक जो कल्पना होती है वो अपेक्षित होती है और श्रोता व पाठक को अधिकतर जो है ग्राहक होते हैं। यूरोपीय साहित्य में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कल्पना भी काव्य का अनिवार्य साधन होती है, साध्य नहीं होती है। अगला जो इनका मुख्य बिंदु है वो मनोरंजन है। मनोरंजन शुक्ल जी के अनुसार जो व्यक्ति कविता का लक्ष्य और उद्देश्य मनोरंजन मानते हैं वह रास्ते में रह जाने वाले पथिक के समान ही होते हैं, यानी उन्हें मंजिल कभी भी हासिल नहीं होती है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख और आनंद तक पहुंचाना यदि कविता का अंतिम लक्ष्य होता तो कविता केवल एक विलास की सामग्री ही बनकर रह जाती। तो कविता क्या है, इसका स्पष्टीकरण आपको पता चल गया होगा कि ये मनोरंजन का एक तरीका नहीं है। सौंदर्य की बात करें कि सौंदर्य कोई बाहर की वस्तु नहीं होती, मन के भीतर की अवस्था को हम यानी मन के अंदर झांक कर ही सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान और भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। शुक्ल जी ने कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं है, बल्कि ये कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब बात करते हैं चमत्कारवाद की। शुक्ल जी ने लिखा है कि चमत्कार से हमारा अभिप्राय प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व और उसके विलक्षणों से है। चमत्कार से हमारा अभिप्राय उक्ति चमत्कार से है।
जैसे वर्ण विलास की विशेषता अनुप्रास में, शब्दों की क्रीड़ा श्लेष और यमक में, वाक्य की वक्रता ये परिसंख्या और विरोधाभास में, प्रस्तुत वस्तुओं की अद्भुतता की दृढ़ कल्पना उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं। किसी भाव की अनुभूति तीव्र करने के लिए वो चमत्कार का प्रयोग करते हैं। यहाँ चमत्कार आप समझ गए होंगे कि किस चमत्कार की बात यहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं। शुक्ल जी के अनुसार इन्हें कोई शुद्ध काव्य नहीं कह सकते जिसमें बहुत ज़्यादा चमत्कार हो, उसमें उसको हम काव्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। कविता की भाषा की बात करें तो अगोचर बातों और भावों की कविता गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। मूर्ति विधान के लिए भाषा लक्षणा से कम लेती है और लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान किया जाता है। कवि क्रम भी उसमें पाया जाता है, जैसे शुक्ल जी ने तुलसी और पद्माकर के पदों का उदाहरण दे करके समझाया है। शुक्ल जी की तीसरी कविता की मुख्य विशेषता उन्होंने वर्ण विनाश को वो मानते हैं। शुक्ल जी नाद सौंदर्य को भी कहते हैं कि कविता की जो आयु है उससे बढ़ जाती है। उनका मानना है कि व्यक्तियों के नाम के स्थान पर उनके रूप, उनके गुण, उनके कार्य बोधक शब्दों का प्रयोग कविता के लिए किया जाना चाहिए। किसी आपत्ति का उद्धार पाने के लिए श्री कृष्ण को अगर मुरलीधर कहकर पुकारेंगे, उसकी मुरलीधर की अपेक्षा अगर उसको गिरधर कहा जाए तो ज़्यादा तर्कसंगत होगा। अलंकारों की बात भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अलंकार साध्य न होकर साधन है। साध्य को बुलाकर अलंकार को साध्य मान लेना कविता के रूप में कभी कभी इतना विकृत हो जाता कि कविता कविता ही नहीं रहती है। विकल्प अलंकार का निरूपण भी उन्होंने माना है। कविता पर अत्याचार ये उनका प्रमुख विषय रहा है। शुक्ल जी की दृष्टि में लोभियों, स्वार्थियों, खुशामदियों ने कविता का गला घोट दिया है। ऐसी तुच्छ वृत्तियों वालों ने कविता को अपवित्र बना दिया गया है। उसका हृदय, उन सब का हृदय जो है अपवित्र हृदय होता है और कविता उसमें कभी भी निवास नहीं करती। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनित हृदय है उसका। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री से सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे घास फूस की झोपड़ों, धूल मिट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते कुत्ते, चोरी करती हुई बिल्लियों या कभी कभी सौंदर्य के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रीमान के आगमन पर पद्य बनाना, बात बात पर बधाई देना ये कवियों का कर्म नहीं है। आखिरी उन्होंने विषय लिखा है 14वां विषय, कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभी सभ्य असभ्य जातियाँ किसी न किसी रूप में उसके होने की जरूरत हमें मिलती रहती है। कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी जब तक मनुष्य जाति रहेगी, सभ्य समाज रहेगा, तब तक कविता रहेगी। इस प्रकार से शुक्ल जी का जो निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध 14 भागों में बांट करके इन्होंने अपने निबंध में प्रमुख चीज़ें बता दी हैं। कविता क्या है का सारांश यहाँ मैंने आपको बताया है, इनकी प्रमुख विशेषताएं आपको बताई हैं। इन सब से हमें पता चलता है कि कविता होती क्या है। इसमें बताया गया है कि हृदय की मुक्त अवस्था और जो कि सभ्यता का आवरण पहनकर कविता आती है। कविता में सृष्टि का प्रचार होता है। सभी यानी उसका जो वर्ण विषय है उसका वो बहुत ही व्यापक है। मार्मिक तथ्य उभर कर सामने आते हैं। कविता से व्यवहार स्पष्ट होता है। मनुष्यता के उच्च हृदय की स्पष्ट कल्पना हमारे सामने आती है। सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है। काव्य जो है नाद सौंदर्य इसके अंदर उत्पन्न हो सकता है और सौंदर्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वो अंदर की वस्तु है।
चमत्कार उत्पन्न करके, शब्दों को बार बार आवर्ती करके हम जो भाव कहना चाहते हैं उसको कविता से अकविता बना देते हैं। कविता की जो भाषा है वो सरल स्पष्ट होनी चाहिए। अलंकारों का प्रयोग यथाशक्ति किया जाना चाहिए। कविता को जब किसी के लिए लिखा जाए तो वो कविता नहीं होती है। और कविता की आवश्यकता के रूप में जब तक सभ्य समाज रहेगा, जब तक मनुष्य जाति रहेगी, तब तक कविता की आवश्यकता होती रहेगी। इस प्रकार से कविता क्या है, निबंध की स्पष्ट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।